सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। बुआ जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, ढेर सारा प्यार स्नेह सभी श्रोताओं को हमारा भी नमस्कार, यथा योग्य अभिवादन। तो कार्यक्रम में स्वागत करते हैं सभी का। बिल्कुल, सभी का स्वागत है। और आज की सहभागिता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना। सब लोग ऐसा लग रहा है पर्यावरण को लेकर सचेत होते चले जा रहे हैं। सचेत होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है अभी भी और होने की जरूरत और होने की जरूरत है। ये ऐसा विषय है जिसमें कि हम सचेत तो होते हैं, लेकिन जब अपनी सुख सुविधा की बात आती है तो बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। तो हम क्या अपने सभी श्रोताओं से पूछें कि क्या इस साल ऐसा किया कि हम अपने पर्यावरण में कुछ तो सहयोग दें, कुछ ऐसा बदलाव, कुछ ऐसा अपनाया या कुछ ऐसी चीज छोड़ी। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं। और भाई हम यहीं पर ये भी बता दें कि 5, 6, 7 अभी 3 दिन हमारा और कार्यक्रम है, यानी आज को लेकर तो तीनों दिन हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और इसको पूरी तरह से कहना चाहिए कि ये वाकई ताउम्र चलने वाली चीज है। और हो सकता है कि हर हफ्ते हम पर्यावरण पर एक दिन ऐसा फिक्स कर दें कि उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, ताकि ये जो जागरूकता है वो बनी रहे। बिल्कुल। और एक हफ्ते में एक कार्यक्रम के द्वारा जो बातचीत हो जाती है ना, तो उससे प्रेरणा भी मिलती रहती है। हम लोग हमें मिलती है और हमारी सखियां भी तो हमें देती रहेंगी, जो हमेशा ही हमें प्रेरणा देती है, कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो हमारे सखा लोग तो नाराज हो गए भाई कि हम कुछ नहीं करते क्या। हाँ, कपड़े का थैला तो वही लेकर जाते हैं, आप लाख बना कर रख दीजिए, अगर वो पॉलिथीन उठा लेंगे तो आप क्या करेंगी। तो ऐसा नहीं होता है, सबके सहयोग की जरूरत है। तो ये तो पर्यावरण दिवस है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है। और यहीं पर है अनाज, जो हमारे पेट के लिए जरूरी है। बिल्कुल, जीवन के लिए जरूरी है। और बहुत सारी यादें हमारी सखियों की सखाओं की जुड़ी होगी। घर में मई जून के महीनों में ये अनाज जो भरे जाते थे, कैसे हम तो घर से, में पता है बुआ जी भाग जाते थे कि दादी अभी ये करवाएगी, जाओ छत पे गेहूं का वो पीपा रखा हुआ है वो उठा लाओ, या कभी वो दे देंगे कोठी, जाओ इसको सुखाने ले जाओ, तो हम भाग जाते थे या तो गेहूं साफ करना होता था। तो भाई ये तो यादें तो ताजा हम करेंगे, लेकिन अभी भी भंडारण हो रहा है, केवल यादें नहीं है। तो अभी भी हम कैसे रख रहे हैं, कैसे बदलाव आया है, तो ये सारे विषय जो हैं वो हम जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ी हुई बातें वो जरूर करेंगे। लेकिन अंकों पर जो हमने काम शुरू किया है 4 जून से, कल यानी किया था। और एक बड़ी मजेदार बात है कि जो हम लोगों ने फेसबुक सजीव किया था, उसमें एक हम लोगों की फोटो थी, उसमें 4 बज के 4 मिनट 4 सेकंड ऐसे करके पूरा आया था। बाद में जो हम लोगों ने सेल्फी ली थी यहाँ पर, और उसी से ये लगा कि 4 अंक पे बात होनी चाहिए, 2 अंक पे बात होनी चाहिए। तो आज हम 5 पे करेंगे, 6, 7 भी करेंगे, देखिए क्या होता है। तो अंक विलास में आज हम बात करेंगे अंक 5 की बात होगी। और क्योंकि आज बुधवार है तो कुछ व्यंजनों की भी बात होगी। जी हाँ, जो नियत है उस पर तो बात होगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे भी सखियां बताएं कि कुछ नया बनाया क्या इस सप्ताह। क्या होता है ना बुआ, कभी कभी दिमाग भी खत्म हो जाता है और समझ में नहीं आता कि अब क्या बनाया जाए। तो ऐसे में जब सखियां कुछ लिख भेजती है ना, तो ऐसा लगता है चलो ये बना लिया जाए। याद आ गया, तो वाकई ये बड़ी अच्छी सी बात है। तो आप बताइए। लेकिन जहाँ तक हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण का हमारे पूरे जीवन में महत्व तो है, ये हम सब जानते हैं। हमें क्या करना है, बात इस बात की है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। और घटना को चिन्हित करने के लिए पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1 साल बाद यानी 1973 में मनाया गया। और तब से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। और बहुत सारी बातें लिख भेजी हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है कि एक रोज नहीं, रोज रोज ही पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। खूब पेड़ लगाना चाहिए। जब भी जहां भी मौका मिले, तभी हम सभी सही मायनों में पर्यावरण दिवस मना पाएंगे। और हरी भरी वसुंधरा, हरा भरा, इस वसुंधरा को हम हरा भरा रख पाएंगे। पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ हमें बनाना है। लगभग यही सारी बातें आप सबने लिखी हैं श्रोताओं। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे धरती की सुरक्षा के लिए अधिक टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, प्रदूषित हवा, जलवायु में बदलाव, हानिकारक विकिरण में लगातार वृद्धि के साथ अब पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में सोचना जरूरी हो गया है। और यही जो है कि हमारे साथी ने जो दुनिया भर की बातें जो है किस दिन मनाया गया, ये लगभग सभी हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और ये लिखकर भेजा है कि
पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है और इसे दुनिया भर में लाखों लोग मनाते हैं। जी बिल्कुल। और एक और है, ये भी हम पढ़ते हैं बुआ। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला पढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति के प्रति अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प पर्व है। हम सब से प्रार्थना है कि हमारी संस्कृति में शामिल प्रकृति प्रेम की परिकल्पना हमारे दैनिक जीवन में भी सदा परिलक्षित होती रहे। तो प्रार्थना भी की है और शायद हमारे साथी करते भी होंगे। तो क्या करते हैं वो हर दिन अपने जीवन में ये बदलाव लाने के लिए, तो वो भी साझा करें। तो भाई देखो, प्रार्थना से तो केवल कुछ नहीं होता। जब हमें प्यास लगती है तो जाहिर हम पानी पीते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, तभी कुछ तृप्ति होती है। केवल बात करने से नहीं होता है। तो इस पर चर्चा करना के अलावा व्यावहारिक तौर पर क्या किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, इस पर ज्यादा महत्व है। मतलब इसका महत्व ज्यादा है। बिल्कुल जी। तो बात बहुत गंभीर चल रही है। गीत सुन लेते हैं जी। रुक न सकूं मैं
हवा, ये ठंडक भी तभी तो हम बुआ जी महसूस कर सकेंगे ना जब पेड़ लगे होंगे और पेड़ बने रहेंगे और हम भी लगाते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल लगाते रहें, जो लगे हैं उनका ख्याल रखें। कहीं बहुत तरीके से वृक्षों को कष्ट होता है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे जी। लेकिन वृक्ष देव हैं, कहते हैं सारे वेद पुराण, करें सुरक्षा वृक्ष की, देंगे यही प्रमाण। तो बधाई देते हुए हमारे साथी लिखते हैं और लिखते हैं, याद करते हैं किसी ने कहा है कि बचपन की बात है, उन दिनों बारिश कम हुई थी, तब पूरे गांव के घरों की बाहरी दीवारों पर स्लोगन जो गुजराती में लिखा हुआ था, वृक्षो वावो बरसात लावो, मतलब पेड़ लगाओ बरसात ले आओ। देखो ये बचपन के जो संस्कार हो ऐसे पड़ते हैं। जब आप स्लोगन लिखना, यूं लगता है कि दीवार क्यों रंग दी गई, लेकिन उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। बिल्कुल, और जब बचपन में से ही देखते रहेंगे बच्चे तो वो पूछेंगे और फिर वो चीज करना भी चाहेंगे। बिल्कुल, और यही बात हवा के ही बारे में हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि पेड़ बचाने से शुद्ध हवा मिलेगी तो इंसान और पक्षियों को भी जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन लेने कहीं और जाना नहीं होगा। अगर घर बड़े हैं और छत पर गार्डन लगाएंगे तो घर ठंडे रहेंगे, बिजली कम खर्च होगी। बिजली का ज्यादा उपयोग भी पर्यावरण को दूषित करता है। कभी कभी तुलसी के पौधे वितरित किए जाते हैं और हम सभी को ये जागरूक होना बहुत जरूरी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नदियों को दूषित ना करें। तो यानी कि जल प्रदूषण की बात हो, पर्यावरण की बात हो, सब कुछ बहुत जरूरी है। ऐसे ध्वनि प्रदूषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमारे साथी लिखते हुए लिख रहे हैं कि नियमित खाद पानी देने की जिम्मेदारी हमारी है। पर्यावरण मतलब खुद का सुरक्षित आवरण। अपने घर में हम सुरक्षित रहते हैं, हमारी पृथ्वी भी हम सभी का घर है, इसे सुरक्षित रहना हम सभी की जिम्मेदारी है, फर्ज है। और इसका अर्थ है कि प्रकृति परिवेश से है, संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश से है। हमारे चारों ओर के सभी जीवित निर्जीव तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु आदि। पर्यावरण के घटक एक दूसरे से जुड़कर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जबकि हम मानव द्वारा अपनी सुख और सुविधा विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का बेहद दोहन हो रहा है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यही बाकी जो जानकारी है वो हमारे साथी लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही देखिए ना, इसी तरह से हमारे एक और साथी ने लिखा है कि जल, जंगल और जमीन, इन तीन तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है। तो विश्व में सबसे समृद्ध देश वही हुए हैं जहां ये तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में हो। हमारे देश जंगल, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं, जैसे जल और बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग, पेड़ लगाना, कचरे का निपटान सही तरीके से करना, और छोटे छोटे कदम हम उठा सकते हैं जो कि पर्यावरण की रक्षा में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। हमारे साथ ही बहुत सारी जानकारी आपने लिखी है, ऐसे ही समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास, वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का मंच रहा है ये आज का दिवस। मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है और प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम ने पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकार, मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान किया है। तो इस बार की थीम बता दीजिए। इस बार की थीम भी बता देते हैं बुआ जी। इस बार की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर ये थीम केंद्रित है, जो कि मतलब कहते हैं इंग्लिश में कि लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। तो देखो हमारे साथी ने लगभग यही बातें अलग ढंग से लिखी है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कम से कम 60% जो है वो कचरे का आधे से अधिक, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कम से कम 60% उत्पन्न करते हैं शहर की जो है शहरीकरण में ये हाल होता है, और जिसके कारण जल मार्ग प्रदूषित होते हैं और उपलब्ध ताजे या मीठे पानी में और कमी आती है। बिल्कुल, तो भाई ऐसा होता है कि दुनिया में जो है शहर का जो कचरा हो ये काम कर रहा है, तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सोचने की कचरा सही कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमारे साथी लिखते हैं उचित निपटारा उसका होना चाहिए, अपशिष्ट प्रबंधन होना चाहिए, अपने प्राकृतिक संसाधनों, आवास के संरक्षण के लिए सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। कुछ तरीके जिनसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं वे है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, प्लास्टिक की थैलियों से बचना और अधिक पेड़ लगाना। और इसी तरह से लिखा है एक और हमारे साथी ने कि जीवित और निर्जीव चीजें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, जंगल, जानवर, पौधे, हवा, पानी, जमीन और हमारे आसपास की हर चीज। इसे हमारे आसपास के सामाजिक, जैविक, आर्थिक, भौतिक और रासायनिक कारकों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि हम इन सभी चीजों से, और ये सभी चीजें हमसे जुड़ी हैं, तो हम पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम कैसे इसका
बैलेंस बना के रखते हैं। देखो, संतुलन बनाने की जहां तक बात है ना दीपा बिटिया जी, कि थोड़ा सा हम अगर पहले की बात करते हैं, यूं तो हम रामचंद्र जी के भजन भी गा लेते हैं और रामचरितमानस का पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो हम भूलते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे जैसे पंच महाभूत की हम बात करते हैं, पंचवटी में वो रहते थे, है ना, जंगल में जब गए रामचंद्र जी, और उन्होंने हे खग मृग मधु कर श्रेणी क्या तुमने देखी सीता, तो मतलब वो जब हर से पूछते हैं, तो ये पर्यावरण जो है था वो किस तरह से सहायक होता है। और हम आज पंच अंक की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पंक्ति याद आ रही है कि पंचवटी जो है 5 पुनीत वृक्षों से घिरे होने के कारण इसका नाम पड़ा था। और ये वृक्ष जो थे पूर्व में पीपल और उत्तर में बिल्व यानी बेल, और पश्चिम में बरगद, दक्षिण में आंवला, और अग्निकोण पर अशोक का वृक्ष था। और इसके बारे में जो श्लोक है स्कंद पुराण में कि अश्वत्थम विल्व वृक्षम च वटम धात्री अशोककम वटी पंचका मिच्युक्तम स्थापयेत पंचदिक्ष। तो इस तरह से ये 5 कितने महत्वपूर्ण वृक्ष हैं और उनसे घिरी हुई थी वो वाटिका, तब उसे पंचवटी नाम दिया गया। जी बिल्कुल, है ना। और ये देखिए कितने सुंदर वर्णन है और कितने सुंदर हमारे वेद पुराण या हमारे जितने भी ऐतिहासिक किताबें हैं, पुस्तकों से हमें कितनी सुंदर जानकारी मिलती है। और ये भी पता चलता है कि पर्यावरण की आज से नहीं, कब से पूजा अर्चना और उनका महत्व को समझा जा रहा है। पूजन अर्चन हम करेंगे, बिल्व अगर हमें चढ़ाना होगा शिव जी को, तो जाहिर है कि हम बेल का जो पौधा होगा उसको ठीक से लगाएंगे, उसमें समय से पानी देंगे, क्योंकि भाई जब भी सोमवार आवे या सावन का समय आए, शिवरात्रि आए, कोई भी प्रदोष का दिन आए, तो हमें चढ़ाना है। ऐसे ही मदार का वृक्ष जो कि बिल्कुल बेकार समझा जाता है, अपने आप जंगल की तरह उगाता है, लेकिन उसकी भी उतनी ही अहमियत है पर्यावरण में, तो उसे भी हम नहीं काट सकते। बिल्कुल, है ना। और गीत सुन ले, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। नाच दिया
बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लोगों ने साझा की हैं जो व्यावहारिक तौर पर लोग कर रहे हैं जी। साथी लिख रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक परिचित के घर हॉस्पिटल में जाना हुआ, देखा उन्होंने अपने 3-4 काफी ऊंचाई वाले बड़े पेड़ों को न काटते हुए फाइबर शीट और छत कुछ इस तरह से डाली कि पेड़ जो है वो छत के बीच में आ गया। और वो पोर्च एरिया और मतलब लॉन का कुछ हिस्सा था जहां पेड़ की ऊंचाई करीब 30 से 35 मीटर से अधिक थी। हजारों पक्षियों का बसेरा था। हमने जब हमारे परिचित डॉक्टर से उनके इस कार्य की सराहना की तो बोले, मैं किसान का बेटा हूं, ये मेरे जन्म से पहले के पेड़ हैं, सुविधा के लिए मेरे रहते ये पेड़ कभी नहीं कटेंगे। क्या बात है, ये तो कितनी सुंदर बात है बुआ जी। बिल्कुल, और वाकई की पहले से है। हाँ, बहुत पहले से, मेरे जन्म से पहले, तो उसे कैसे हटा सकते हैं। कितनी सुंदर एक तरीके से यूं कहना चाहिए कि इन्होंने ही हमें जन्म दिया है। सही बात है, बिल्कुल। और ये जीवन दायिनी की जहाँ बात हो रही है तो हमारे एक ये भी किस्सा है कि हमारे वहाँ जीवन दायिनी सदा नीरा गौला नदी बहती है जिसका पौराणिक नाम गार्गी है। उसको प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूली बच्चे कमर कसे हुए हैं, वे नदी की सफाई करते हैं, उसे गंदा न करने का संदेश देते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जब काम करते होंगे तो सच में बुआ बड़े भी शर्माते होंगे कि भाई नहीं फेंके, हाँ, कुछ ना फेंकें। बिल्कुल, तो फेंकने पर भी हमारे साथी ने लिखा है। लेकिन उससे पहले एक मराठी कहावत हमारे मराठी में संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वंचरे पक्षी ही सुस्वरे आड़वीती, कि जंगल के पेड़ पौधे वंचर ही मेरे रिश्तेदार हैं, जहां पंछी भी सुस्वर में भगवान का कीर्तन करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। और जब पेड़ पौधे आपके रिश्तेदार हैं तो इसी बात को देखिए, हमारी सहेली ने लिखा है एक कहानी, कह रही कि मैं एक बार बस में जा रही थी अपने दोस्त के साथ, घूमने भोपाल गए हुए थे। उसने वहां सड़कों को देखकर बोला कि कहीं कहीं कितना गंदा रखते हैं लोग। फिर उसने कुछ देर बाद एक बिस्किट का पैकेट खोला और रैपर बाहर फेंक दिया। बस यही होता है। देखिए ना, वही ना। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्या किया, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस रैपर बाहर फेंक दिया, बैग में थोड़ी ना रखती इसे। तो फिर मैंने उससे कहा रखो इसे बैग में, फिर जहां डस्टबिन देखो वहीं फेंको, क्योंकि हमारा देश सौंदर्य से तभी भरेगा जब हम इस तरह के काम करेंगे ना भाई। छोटी छोटी बात, ये रैपर के लिए, जैसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके बुआ, कि घर आप छोटा सा थैली या कुछ ऐसी चीज लेके चले जब आपको लगता है। बेटिया एक बात ये बताओ, जो भी इनके पास पर्स था उसमें खाली बिस्किट के पैकेट में क्या गंदगी रहती है। अगर उसको लपेट के आप रख लेते और घर आकर कहीं और उसका निस्तारण कर लेते तो कुछ नहीं होता। हम तो वही करते हैं, उसको लपेट के आप रख लीजिए, उसके लिए एक और थैली रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वो गंदा नहीं होता है, वो हमारे दिमाग में रहता है, बस दिमाग में रहता है कि अरे ये कहाँ है, गंदगी को निकाल देना चाहिए। क्योंकि भाई कक्षा 8वीं की बात हमारे साथी लिखते हैं कि पर्यावरण प्रेमी थे उनके टीचर, और हम सब कक्षा के विद्यार्थी को कहा कि 2 मित्र एक वृक्ष लगाए और उसकी संभावना करें। इन्होंने कहा कि 2 मित्र एक वृक्ष लगाए और उसकी संभावना करें, न संभाल करें। मैंने, मेरे मित्र ने एक नीम का पेड़ उगाया, रोज 2 बाल्टी पानी सींचते थे, पूरे 1 साल जतन किया था, आज घटा टोप नीम का पेड़ हो गया। जब भी हाई स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं 45 साल पहले जो हमने उगाया था वो स्कूल की यादें बनकर आज भी खड़ा है। अरे क्या बात है, कितना अच्छा लगता होगा जब भी वो जाते होंगे। ऐसी जल्दी से पढ़ देते हैं एक और किस्सा। आज हमने ये बात अपने मित्र के पास से सुनी कि एक वृक्ष अपने लिए और एक वृक्ष आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर लगाना है। तो ये संकल्प आज के दिन करना, और सिर्फ आज नहीं, हर इंसान को इस तरह से अगर 2 वृक्ष भी लगा लें तो वसुंधरा हरी भरी हो जाएगी। तो वृक्ष लगा लें, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन वृक्ष लगा किसके लिए रहे? हम सोचते हैं कि धरा के लिए कर रहे हैं, धरा हमारे लिए है, और हमारा जीवन तभी है जब ये धरा जो है हरित क्रांति इस पर रहेगी। जी बिल्कुल, है ना? और जो हम भी बात कर रहे थे ना बुआ की अंक 5 की, लेकिन देखो इसी को अंक 5 और दोनों को मिलाकर हमारे साथी ने एक बात और लिखी है, वो भी वैसे हम सब जानते हैं कि यह भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस सब को मिलकर भगवान कहते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भ ग वा न। क्या बात तो ये वाकई ये चीज जो है पंच महाभूत की जो बात है वो बहुत सारी जगहों पर 5 का जो महत्व है इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो है ये तो हम बराबर इस दोहे को कह सकते हैं, पढ़ते रहते हैं ना, कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। जी बिल्कुल। और ब्रह्म पुराण में वट वृक्ष के 5 अंग बनाकर धर्म का आध्यात्मिक भेद बताया था, जिसमें धर्म को मूल, वेद को तना, पुराण को शाखा, यज्ञ यानी कर्म को पुष्प और मोक्ष को फल कहा गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जब सब बात करते हैं तो अगर अस्त्र शस्त्रों पर जाएं तो पंचायुध के नाम से पुकारा गया भगवान विष्णु का जो अस्त्र शस्त्र है, सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष, कौमांद की गदा और दिव्यासी एवं ब्रह्मपाश।
तो ये भी एक बड़ा प्रसिद्ध है ये 5, हाँ जी, 5 इनके जो अस्त्र होते हैं जी। और ऐसे ही संकट नाशन मंत्र भी है बुआ। परमेश्वर की 5 विभूतियों को एक साथ स्मरण किया जाने का निर्देश हमारे पुराणों में है कि हरम हरि हरिश्चंद्रम हनुमंतम हलायुधम पंचतम च स्मरेति नित्यम घोर संकटम नाशनम। यानी कि 5 ये हरि के नाम अगर ले लिए जाएं, 5 परमेश्वरों के नाम ये ले लिए जाएं, तो किसी भी प्रकार के संकट आप पर हो तो वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। इन सब चीजों से देखो, कहने के लिए अगर हम इसको कहें अंधविश्वास है तो मान भी सकते हैं कि अंधविश्वास है, ये मात्र शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संबल देते हैं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको एक सहारा मिलता है और आपका मन जो है, जो विचलित होता है, वो कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में जाता है, उसको एक दिशा मिलती है। हमारे साथियों ने भी कुछ ऐसी ही बातें लिखकर भेजी है ना। पंच महाभूत की बात की है इन्होंने, लिखा है कि वैसे तो इन्होंने भी ये लिखा है कि ज्ञान बांटा जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने भी बताया है कि पंच महाभूतों में जल वायु अग्नि आकाश और धरती पंच परमेश्वर होता है। वैसे कार्यक्रम उन्हें पचरंगी लगता है, पंचरंगी है, विविध भारती के सभी, हाँ जी, 5 पांडव थे। हम भी तो 5 श्रोता मित्रों ने मिलकर पांडव ग्रुप बनाया, तो क्या बात है, क्या बात है। तो देखो भाई 5-5 के जब ग्रुप बनेंगे और उसके भी एक 5-5 जो समूह बनेगा, उसका एक समूह बना लीजिएगा और ऐसे ऐसे करके कई ढेर सारे समूह बन जाएंगे जी। और इंद्रियों की बात तो हम सब जानते हैं कि हम नाक, कान, स्वर है, त्वचा है और जिह्वा है, ये 5 इंद्रियां जो है हमारी, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना और स्पर्श जो है, ये 5 इंद्रियां हैं। इसी प्रकार से जो पूजा योग्य उचित पूजनीय कहेंगे वो ये हैं जो देवता हैं, पितर हैं, हमारे जो पितृ होते हैं जी, और मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, ये 5 है जिन्हें जो पूजनीय है जी। वो जब मिले तो उनकी हमें वंदना करनी चाहिए। तो अंक 5 के महत्व की और बातें करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। तो हम फिर से आ गए हैं और बात हो रही थी कार्यक्रम सखी सहेली में जी, अंक 5 के महत्व की जी। तो अब क्या बताने जा रहे हैं हम लोग जी? इसमें देखिए, जैसे हमने ये बताया था कि ये तो शायद आपने बता दिया है कि 5 लोग पूजनीय हैं, जिनकी पूजना करनी चाहिए जी, कि देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि जी। ये बात हो चुकी हमारी बुआ। और ऐसे ही जो ऋतुकर्ता हैं, मदन के ऋतुकर्ता 5 फूलों के बाण हैं, जिनके लिए कामदेव का, जिसकी वजह से कामदेव का जो नाम है वो कहा गया है पंचशर भी है, यानी 5 शर यानी तीर जी। ये बाण उनके प्रभाव सहित इस प्रकार है: नील कमल के तीर से शरद ऋतु। इस तरह से अलग अलग ऋतु जो है वो अलग अलग उनके जो तीर हैं जो पुष्प के नाम से हैं। नील कमल के तीर से शरद ऋतु, अरविंद के तीर से हेमंत ऋतु, अशोक शर से शिशिर ऋतु, आम्र मंजी नराज से वसंत ऋतु, मल्लिका सिली मुख से ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन है जी। और संगीत के संदर्भ में भी 5 पुरातन शब्द हैं बुआ जी, जैसे तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही। तुरही। और शरीर 5 तत्वों से बने शरीर को साहित्यिक और आध्यात्मिक उल्लेखों की भी कुछ कमी नहीं है, जैसे कि क्षिति जल पावक, जो हम हमेशा ही कहते रहते हैं जी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यही रचित शरीरा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 यम हैं जिनकी हम बराबर चर्चा करते हैं और इसका पालन करना चाहिए हमें। और ये हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इसी तरह से इसमें 5 नियम भी है: शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर। तो इस पर हम और चर्चा करेंगे। गीत दीपा सुन ले हम लोग, जी बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।
खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। दिलरुबा क्या कहा, दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना, तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। हाय खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो जोश उल्फत का ज़माना, लागे है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का ज़माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। दिलरुबा ओए दिलरुबा, हाँ इसी अंदाज से फरमाए जा, गीत सुना सकता हूँ दादरा गिन कर पूरे 12 मात्रा, चाहे नमूना देख लो। धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में, हो ये लल्ला डिंग लल्ला, हो ये लल्ला। हो तू कला का है दीवाना, कम है क्या तुझको बहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। हाँ ये अच्छा है बहाना, मैं कला का हूँ दीवाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। दिलरुबा सच कहा, साच तेरा प्यार बाकी माया है, तेरे लिए जोगी बन सकता हूँ, जंगल जंगल फिर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। बुमक बिम बुमक बिम बुमक बुम बुमक, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर चोर। हो मैं हूँ तेरी जान जाना, हाँ मुझे से लाओ लगाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। जय गुरु मैंने ये माना, तू है मेरी जान जाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 1 2 3 4 5 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना, 5 रुपया 12 आना, 12 आना, 12 आना।
ऐसा लग रहा है कि हमारे जो किशोर कुमार जी को 5 रुपया दे ही देना चाहिए। दे ही देना चाहिए, बिल्कुल। और इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो हमारे श्रोताओं को भी हमें दे देनी चाहिए, जितनी हमें जानकारी हासिल हुई है, आज हमने एकत्र की है जी। और अलग अलग जगहों से हमने एकत्र की है, क्योंकि भाई हमारे नदियों के भी जो नाम होते हैं वो भी अलग अलग हैं। पंचगंगा के नाम से विख्यात है बुआ जी। तो पंचगंगा कौन कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। कावेरी। तो इन नदियों के तट पर ये तीर्थ स्थान भी मौजूद हैं और पुनीत जलाशय भी बने हुए हैं। जी हाँ, गढ़वाल क्षेत्र में अगर चलें तो वहाँ पे पंच प्रयाग हैं, 5 संगम हैं जी। और इन 5 प्रयागों के नाम है देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। क्या बात है जी। ये और उसी तरह से ये पंजाब का देखो नाम ही है पंच नद पे पड़ा हुआ है, 5 नदियों का प्रदेश कहलाता है जी। जैसे झेलम, चंद्रभागा यानी चनाब, विपाशा यानी व्यास और शतदु यानी सतलज और इरावती यानी रावी। तो ये 5 नदियों से पंच आब मतलब पानी होता है और पंच मतलब 5। और भाई सभी जानते हैं झेलम, चनाब, व्यास, सतलज और रावी। तो इस तरीके से नाम है। और जब पंच आप की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है, तो पंच प्यारे याद आ रहे हैं। और हमारे साथी सब जानते हैं कि किस तरीके से जब इनका सिखों का निकलता है जुलूस तो पंच प्यारे आगे आगे रहते हैं। सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब के ऐतिहासिक दिवा में 5 लोगों को, भाई साहिब सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई दया सिंह को ये नाम दिया गया था। और इन्होंने अमृत छक कर ये बने थे, ये 5 भाई, और पंच प्यारे कहकर इन्हें संबोधित किया गया। फिर दशमेश पिता ने स्वयं इन पंच प्यारों को गुरु रूप मानते हुए इनसे अमृत छका और स्वयं भी गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बन गए। तो इस तरीके से पंच प्यारे कैसे कैसे चलते हैं आगे। और इसमें 5 ककार भी याद आ रहा है ना जी? इसमें हाँ, उसमें 5 ककार भी है, जैसे केश, कृपा, कृपाण, कंघा, कंघी और कड़ा। तो ये उनके कृपाण, कच्छा और कंघी और कड़ा, ये 5 चीज धारण करते हैं हर सिख भाई हमारे। तो हम सब जानते ही हैं, और ये क से शुरू होते हैं इसलिए 5 ककार कहे जाते हैं। तो ये कक्के हैं, तो बिल्कुल इससे पहचान होती है, इनके व्यक्तित्व की पहचान है जी। और इसी तरह से बुआ देव प्रतिमा पूजा जब भी करते हैं ना, तो अगर पूरा विधि विधान से आप नहीं कर सके तो कहते हैं पंचोपचार पूजन भी अगर कर लेना तो ये पूजनीय हो जाती है। जैसे कि सुगंधित जल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य के द्वारा ये आप कर सकते हैं। दान के लिए भी 5 धान्य भी बोले गए हैं कि जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो है कि जौ, गेहूं, मूंग, धान और तिल। तो भाई इसी तरीके से जब पूजा पाठ की बात आ रही है तो हम सब जानते हैं कि पंचामृत तो हम सबको पसंद आता है कथा के बाद जब हम लेते हैं। उसके लिए तो कैसे बैठे रहते हैं कि कब पूजन खत्म हो गया और हमें ये मिलेगा। और उसमें होता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। जी हाँ, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि दूध, दही, शहद से मिठास आ जाती है, इससे शक्कर हम बाद में डालने लगे, लेकिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और तुलसी दल ये अनिवार्य है। और इस तरह से होता है पंचामृत। तो आज हमने ये 5 का जो अमृत चखा, आपको कैसा लगा हमारे श्रोता जरूर बताएंगे, है ना? बिल्कुल। एक और चीज बोल देते हैं, वो एक कहावत है ना, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, जब बड़ी अच्छी स्थिति होती है तो बोला जाता है ना। जी हाँ, और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि 3 2 5 करना, हम 5 तत्व, 5 जन्य, पंच परमेश्वर। तो वहीं पर याद आता है सरपंच भी होते हैं। तो 5 में जो 5 लोग होते हैं उसमें जो सबसे ऊंचा होता है उसको सरपंच कहते हैं। तो इस तरीके से गांव की जब अदालत लगती थी तो सरपंच होते थे उसमें। तो इस तरीके से चीजें हैं जो 5 का जो महत्व है जी। तो और हम 5 भी कहीं पे अगर जो दोस्ती हो जाती है ना, कहीं 5 दोस्त है तो हम 5 है, बिल्कुल, है ना? लेकिन कि हम बने जब, अगर हमारी मुट्ठी बने तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे साथी ने लिखा भी तो 5 उंगली, वैसे कुछ लोग कहते हैं उंगली 4 होती है, एक अंगूठा होता है। अच्छा, कुछ लोगों को 5 अंक वैसे भी बहुत पसंद है। किसी का जन्मदिन भी 5 तारीख को होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का हुआ है जी। तो जैसे कि कुछ लोगों का अगर कहते हैं ना कि अगर किस तारीख को कहेंगे, 14 को हुआ तो भी 5 मानते हैं, उसका मूलांक कहते हैं 5 हो जाता है। और 23 तारीख को तो भी जो 5 को होते हैं वो तो 5 होता ही है। तो आप देखिए कि आप किस दिन पैदा हुए हैं और गीत हम सुना देते हैं। चलिए। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले।
आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। कितना सुंदर होगा ना वो संसार जहाँ पे अंकों की भी अपनी जो महत्व है उसको भी मनाया जाए, सजाया जाए, उसको अपनाया जाए, तो साथ में प्रदूषण रहित ये सारा वातावरण हो जाए, है ना। तो 5 वृक्ष अगर हम लगाने लगे तब तो और ही अच्छा हो जाएगा। किसी ने कहा कि 2 मित्र मिलकर लगाओ, हमने किसी ने कहा एक जन जो है वो 2 वृक्ष लगाए, और अगर हम 5 की बात कर लें, आज का दिन है तो फिर और भी मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये एक हमारे श्रोता ने लिख भेजा है कि पंचगव्य भी कहलाता है, वो भी बहुत पंचगव्य भी तो बिल्कुल उसमें होता है दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, इन सबके मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथी जो हैं, अंक का स्वामी इन्होंने बता दिया, ग्रह जो है वो बुध है को माना गया है, बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा ज्योतिष भी जानकारी भी दे दी, ज्योतिषी जानकारी भी। तो बड़ी बड़ी अच्छी सी बातें आती हैं जब ऐसी बातें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें। एक तो और है दीपा बिटिया कि जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारी भी चीजें जो हैं और जानकारी भी हासिल होती है, कुछ पुरानी चीजें याद भी हम कर लेते हैं इसी बहाने, और साथ ही जो है वो बहुत सारे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहती है। सही बात है, और अच्छा लगता है ना नई नई जानकारी लेना। और आज हमने कितनी सारी ऐतिहासिक और हमारे कितने पुराणों की बातें निकाली। जी हाँ, कि हर अंक का कितना महत्व है। और इसी तरह से अनाजों का भी बहुत महत्व होता है भाई। भंडारण की बात तो हम करते हैं, लेकिन एक दिन हम जरूर इस पर भी चर्चा करेंगे कि हम जो नष्ट करते हैं या बर्बाद करते हैं और भंडारण के समय कितना ख्याल रखते हैं, तो इस पंक्तियों पर भी ध्यान रखें। बिल्कुल, ये वाला विषय हम लेंगे और किसी दिन विस्तृत बात करेंगे। जी, तो गर्मियों में बुआ जी हम सबकी यादें जुड़ी हैं कि घर में गेहूं, चावल, दाल, ये मसाले सब भर के रखा जाता था, है ना। और हमारा तो ये अनुभव है, हम तो दादी के घर
जाते ही नहीं थे, इसलिए क्योंकि दादी बहुत काम कराती थी। बोलती थी जाओ ये कोठी ऊपर रख कर आओ, इसको पूरा गर्म होना चाहिए, जाओ ये आज ये गेहूं का जो आधा बोरा है ये तुमको साफ करना है। देखो भाई, ऐसा है कि हमारे साथी लिख रही हैं कि मैं अकेली रहती हूँ, फिर भी सीजन में अनाज तेल वगैरह पूरे साल भरती हूँ, गेहूं भी घर में ही घरघंटी से पीसती हूँ। अनाज को यथासंभव लंबे समय तक नमी से दूर रखना चाहिए ताकि उसे अच्छी स्थिति में रखा जा सके, उसमें फफूंद ना लगे। नए कटे हुए अनाज को अन्न भंडार में लाया जाता है जिसमें नमी की अधिकता होती है जो फफूंद के विकास को बढ़ावा देती है। तो इन्होंने लिखा है किड़वन और गर्म होने की स्थिति पैदा होती है जो दोनों ही अवांछनीय है। तो ये लिख रहे हैं कि आमतौर पर अनाज को खराब कर देता है, तो रासायनिक परिवर्तन पैदा कर सकता है। इन्होंने ये लिखा है कि अक्सर संचालन में निर्मित जो होता है स्टील के भंडारों का जो है उपयोग अनाज को साइट पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि इसे शिपिंग के प्रत्याशा में प्रमुख भंडारण सुविधाओं तक ट्रक से नहीं ले जाया जा सकता। बड़ी मशीनीकृत सुविधाएं विशेष रूप से रूस और उत्तरी अमेरिका में देखी जाती हैं। ओहो, तो भाई घर में भंडारण कैसे किया जाए ये हम जानना चाहते हैं। जानना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ, ये भी अच्छी बात की कैसे साल भर का रखती हैं। और उन्होंने सही कहा, ये जो घुन है ना वो अनाजों में छोटे छोटे छेद करके उसको खोखला कर देते हैं जी, और कीड़े जो हैं ये दानों के अंदरूनी भाग को बिल्कुल नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर जो दाने से जो धीरे धीरे नहीं हम देखते सफेद सफेद सा पाउडर गिर रहा है वो होने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है उसमें। तो बड़ा अच्छा लगता था पाउडर देख के। अच्छा, तो बड़ा मजा आता था कि ढेर सारा पाउडर हो गया। अभी भी हम लकड़ी में से निकलता है, देखो बेसन निकला, बहुत से बेसन निकलता है, उसमें से पीला पीला निकलता है, क्योंकि उसमें से पीला पीला निकलता है। तो ये बचपन की वो अलग ही भोली सी बातें है ना, मासूम सी बातें होती, लेकिन भाई अनाज हमारा बिगड़ रहा है वो तो ठीक है, वो अलग बात है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं रासायनिक चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस तरह से उनका भंडारण करते समय किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए इस पर हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल, कि सबसे पहले तो तेज धूप में बुआ रखना चाहिए, खूब अच्छी तेज धूप लगा लें ये सारे दालें अनाज को, और जब भी आप जिस भी बर्तन जो भी नमी हो वो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। तो छत पे ही लगाना, अक्सर सबको यही करना पड़ता है कि छत पे, या अगर आपके घर के बाहर ही छज्जा ऐसा है जहाँ पे आप रख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये मेहनत मशक्कत शायद हमारे सभी सखी सखाओं को करनी होती है, क्योंकि छत पे लेकर के जाना, तो कभी साड़ी में भरते हैं, कभी ऐसे बड़े से कपड़े में, फिर साल भर आप 365 दिन में से 360 दिन तो ऐश क्या होता है उन दिनों में धूप और गर्मी बहुत लगती है, अभी भी होती है जी, पसीने छूट जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है अरे कहाँ ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं किया और अगर आपने जिस भी ऐसे डब्बे में भर दिया जिसमें नमी रह गई, जैसे हमने अनाजों को तो कर लिया पूरा अच्छा तेज गर्म धूप दिखा दी, वैसे ही जिस बर्तन में रखेंगे वो चाहे आपका ड्रम हो, चाहे कोठी हो, या जो भी आपके कंटेनर हो, उनको भी खूब अच्छे से धूप लगा दीजिए। दोनों को अच्छी धूप लगनी चाहिए, उसके बाद ही इसमें भरना बहुत जरूरी है। साथ में हाथ भी गीले ना हो, ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप गए और आपने पानी पिया और हाथ में नमी रह गई तो उससे आपने फिर सफाई शुरू कर दी तो नहीं होगा। हमारे साथी लिख रहे हैं घर में अनाज भंडारण, ये बात पुरानी हो गई है। जब हम साल भर का अनाज एक साथ ले लेते थे, संग्रह करने के लिए अनाज की कोठी और कोठरी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। हमारे घर पर यह सब हुआ करता था, जबकि अब अनाज कोई भी हो, आटा तैयार मिल रहा है, जब चाहे तब जरूरत के मुताबिक ले लेते हैं, ना स्टोर रूम की जरूरत, ना अनाज साफ करने की झंझट। लेकिन भाई हमारे साथी ऐसा है कि कहीं कहीं पे अभी भी रखा जाता है, नहीं रखना ही चाहिए। देखो हमारे साथी ने लिखा है ना कि वो रखती हैं साल भर का अकेले होते हुए भी। कहीं ना कहीं एक बार एक डॉक्टर ने भी कहा था कि पिसी हुई कोई भी चीज बाजार से मत लीजिए। तो ठीक है आप भंडारण नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा पिसवा सकते हैं, लेकिन चलो आज हम भंडारण की बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि बचपन का वो गांव याद आता है, मिट्टी ईंट या मिट्टी का आग में पकाया हुआ बर्तन, यानी कोठी देहारी भाड़ी की याद आ जाती है, जिसमें भूसे सहित गेहूं चना मटर मसूर चावल रखा जाता था और उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। जब जरूरत होती थी तो उसका मुंह खोलकर अनाज को निकाला जाता था, फिर बंद कर दिया जाता था और अनाज सुरक्षित रहते थे। उसमें किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता था। अब तो बड़े बड़े स्टील लोहे के पत्थर की बनी हुई ड्रम रहती है, कीटनाशक डालकर रखना पड़ता है जी। और ये ऐसे ही लौंग तेज पत्ता भी डालते हैं। अच्छा हाँ, उसमें जब आटा को लंबे समय तक स्टोर करना है, कीड़े ना पड़ जाए जी। अच्छा? आटे को अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो उसके अंदर आप तेज पत्ता डाल दीजिए, 10-12 लौंग डाल दीजिए और दालों के कंटेनर में 8 से 10 लौंग नीचे थोड़ा बीच में से भर देते हैं ना बुआ, तो लौंग की खुशबू से जो खुशबू आती है उसकी तेज होती है, बहुत तेज होती है, तो उसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो हमारे साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि पारद की गोलियों को कपड़े में लपेटकर अनाज को हम भरते समय बीच बीच में डालते हैं। बोरिक पाउडर भी छिड़काव करते हैं, एयर टाइट डिब्बे में भरते हैं
जी। तो बात बिल्कुल सही है। और वैसे ही लवंग भी आप चाहें तो 2-2 है, अगर आपको बाद में ढूंढने में आसानी चाहिए तो 2-2 3-3 की पोटली बना के 4-4 की आप रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। और इसी तरह से चने की दाल और दूसरी भी और अलग अलग दालें होती है ना, उसमें नीम की निम्बोली वो रख दी जाती है। अच्छा, नीम की तो ये सभी को पता होगा कि पत्तियां तो नीचे बिछा देते हैं, फिर थोड़ा बीच में जैसे हमारी दादी क्या साफ करना पड़ता है बहुत ना। हाँ, वो तो है, वो थोड़ा सा ये काम एक बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन नीम ऐसी पत्ती चीज है कि एक तो आप धोएंगे तो निकल जाएगी, और थोड़ी बहुत रह भी जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी डाल दिया जाता है। और साथ में ये है कि भाई आप जो डब्बे हैं उनको खूब अच्छी तरह से धूप दे दे। साफ सफाई का बहुत ध्यान, जहां पे आपने ये रखे हैं ना भंडारण, जहां आप इकट्ठा करके रख रहे हैं वो स्टोर एरिया, वो भी उसमें ऐसा नहीं हो कि भाई दरवाजा बंद रहता है तो आसपास से सीलन आ गई तो भी खराब हो सकते। फिर चाहे हमने भले धूप इस मौसम में धूप लगाई हो, लेकिन अगर आगे बारिश में कहीं वो दीवार पे सीलन आ गई तब तो भी वो पकड़ लेगा, वो भी पकड़ लेगा। तो उस तरह की जो सीलन कहते हैं बिल्कुल नमी आ जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं फंगस का जो है वो पूरा वातावरण बना लेती है। तो इस बात का ख्याल रखें। और हमारे साथियों ने पचफोरन की भी बात की है यहाँ पर कि 5 की बात है तो 5 मसालों की भी बात की है। तो बातें बड़ी मजेदार चल रही हैं, तो एक अच्छा सा गीत सुन लेते हैं। गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
देखो बहुत सारी बातें हैं। 5 जी। हमारे साथी ने आम कस्टर्ड भेजा है, 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिलाकर रख लें, दूध को उबाल लीजिए, दूध उबल जाए तो उसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी मिला लें, ये तो सब जानते हैं। और जी। इसमें घोल कर रखा हुआ कस्टर्ड पाउडर मिलाइए, फिर चलाते रहें, गाढ़ा हो जाए तो आंच से उतार दीजिए और फ्रिज में रख दें। फिर उसके बाद पके हुए आम के टुकड़ों को काट कर रख लीजिए। आम खट्टे नहीं होना चाहिए, ध्यान जी। रखें। और कस्टर्ड पतली हो जाती है अगर खट्टे होते हैं। इसमें और भी फल डाल सकते हैं, आम का सीजन है तो ये अच्छा लगेगा, तो अच्छा डेजर्ट लगेगा आपको, तो इसको आप खा सकते हैं। बिल्कुल। आम कस्टर्ड हो गया। हाँ, और इससे कई भी और 5 रुपए की बात आई है तो हमारे साथी ने 5 रुपए की जो है ऑरेंज कलर वाली चूस की। केवल ऑरेंज क्या, सभी रंग की आती है उसमें, रिमझिम भी आती है, बहुत सारे खट्टा मीठा भी आता है, तो हर अलग अलग रंग की आती है। और 5 फोकचा इन्होंने लिखा है, चनाजोर की लंबी वाली पुड़िया 5 पैसे में, पलाश के पत्ते के दोने में मावा वाली कुल्फी भी आती थी। तो तमाम 5 पैसे की गटागट की गोली भी आती थी। गटागट गोली भी आती थी जी। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी यादों के साथ अब दीजिए विदा और स्वीकार कीजिए बुआ का और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।